था। ये आपने क्यों लिया? ज़ारा ने उसे बिल करवा कर बाहर निकलते देखते हुए कहा। क्यों, शादी मेरी है, तुम मेरी बीवी बनोगी तो ये सब मुझे ही खरीदने थे ना। लेकिन हाँ, बारात का ड्रेस तो लड़की खुद लेती है ना, मैं पैसे भिजवा दूंगी आपको। वो साफ गोई से बोली। कहाँ लिखा है ऐसा? मुझे बेहद बुरे लगते हैं वो मर्द जो खुद को गैरतमंद कहते हैं और बात बात पर अनाज जाग जाती है, लेकिन इस्तेमाल अपनी बीवी के घर से आई हुई चीज़ें ही करते हैं। ज़ारा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। काश सब मर्दों का यही ख्याल होता। तुम वहाँ से कुछ भी नहीं लाओगी, अपने भाइयों को मना कर देना। आज़म अज़हर एक चीज़ नहीं लेगा इस घर से, मैं खुद सब दिलवा दूंगा तुम्हें। चलो अब लेट हो रहे हैं। ज़ारा ने तेज़ी से सर हिलाया। उसे अपनी मोहब्बत पर फ़ख्र हुआ था। उसने खुद के लिए एक बेहतरीन शख्स चुना था। वो गाड़ी में बैठ गए थे, लेकिन अब तक कोई बात ना हुई थी। फूलों वाले बच्चे ने सिग्नल पर उन्हें फूल देने चाहे थे, जिसको आज़म ने लिया नहीं, सिर्फ उसे पैसे दे दिए। ज़ारा का दिल पल में बुझ गया। वो तो उन फूलों की खुशबू के पास से महसूस करना चाहती थी उनको। कुछ खाओगी? नहीं, वो सादगी से बोली। और फिर इसके बाद कोई बात ना हुई उनके दरमियान। वो उसे घर छोड़ता अब की बार फिर अंदर बुलाने पर मना कर गया था। वो अंदर आती, सबसे मिलती, आज़म की बातें उन्हें बताने लगी, जिस पर सब मज़ीद इस रिश्ते से मुतमईन हुए। वो खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। बहुत सोचते उसे कॉल की। बोलो, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं, बोलो। आज़म, क्या आप इस शादी से खुश हैं? इस सवाल का क्या मतलब बनता है अब? बस मुझे पूछना है। बेफिक्र रहो, मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन बाद उनकी मेहंदी थी जो इकट्ठी होना करार पाई थी आज़म अज़हर के घर। उसने फ़ोन रखते फ़रिश्ते का नंबर मिलाया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फ़रिश्ते? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो असाइनमेंट बना रही थी जब आज़म अज़हर का नंबर फ़ोन स्क्रीन पर देखा। उसे आज़म की शादी का बुआ पहले ही बता चुकी थी। ठीक हूँ, मेरी शादी पर आ रही हो ना? मैं अकेली कैसे? तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बचपन के दोस्त की शादी पर भी नहीं आओगी अब? आज़म हल्के फुल्के अंदाज में बोला। अज़लान, वो भी आ रहा है, उसके इकलौते भाई की शादी है आखिर। आज़म अज़हर ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बस अच्छे से तैयार होकर आना, ये ना हो लोग डर जाएं। वो उससे बात करना चाह रहा था, इसलिए इसलिए तूल दे रहा था बात को मजाक करके उससे। मैं आप दोनों भाइयों से ज़्यादा हसीन हूँ, वो खिलखिलाई। ठीक कह रही हो तुम बहुत हसीन हो, आज़म अज़हर बोला तो फरिश्ते ने झिझकते होंठ काटा। ठीक है आज़म भाई, फिर मुलाकात होगी, वो कहती कॉल काट गई। अज़लान अज़हर के आने का सुनकर ही उसका दिल धड़कने लगा था। वो कुछ सोचती बाहर निकल गई। मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, उसने उमर को कहा, जो कुछ ही देर में वापस जाने वाला था। अब क्या आपने अज़लान भाई से पूछा? नहीं, क्यों? आप इजाज़त ले लें, मैं ले जाता हूँ, वो ताबेदारी से बोला। क्या मतलब, अब मुझे इस घर से निकलने के लिए भी इजाज़त लेना पड़ेगी? आप पूछ लें प्लीज़, वो बोला तो फरिश्ते ने उसे घूरते हुए अज़लान को कॉल की, जो उठाई नहीं गई। आगे तो हाथ में लेकर बैठा होता है फ़ोन, आज काम है तो देखो कॉल ही नहीं उठा रहा। वो कितनी ही देर उसे कॉल करती रही। जब नहीं उठाया गया तो पैर पटकती कमरे में चली गई और वापस असाइनमेंट बनाने लगी। जब उसका फ़ोन बजा और फिर मुसलसल बजने लगा वक्फे वक्फे से, लेकिन वो भी ढीठ बनी बैठी रही। 20 मिनट बाद उसने कॉल उठाई। कहाँ थी कब से? जब मेरा दिल किया मैंने उठा ली कॉल, वो नखरे से बोली। कहीं बाहर जाना था, उमर बता रहा था। तो अगर तुम्हारे, वो कहती कहती रुक गई। अभी कल ही तो उसने फरिश्ते को टोका था तुम कहने पर। तो अगर आप जनाब को आपके चमचे ने बता दिया हो तो उसे बताओ कि मैंने जाना है, क्या लेना है, शॉपिंग करनी है। आज़म भाई की कॉल थी। तुम्हारी शॉपिंग मैं खुद करूँगा वापसी पर, असाइनमेंट बनाओ और मैथ पर ध्यान दो, वो कहता उसकी बात सुने बिना कॉल काट गया तो उसने फ़ोन को घूरा। अगली सुबह शायान की आंख खुली तो उसने कमरे को खाली पाया। क्या वो वाकई चली गई थी? सन्नाटे उसके अंदर उतर गए थे। वो उठकर बैठा। अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुई, चादर में खुद को ढके हुए। शायान ने उसे देखा और फिर जहांगीर उस्मानी भी अंदर दाखिल हुए। बरखुरदार, क्या हाल है? ठीक हूँ, उसने कौनैन पर निगाहें टिकाई जवाब दिया। मुझे घर जाना है अब। दादा जान प्लीज़, तुम चल नहीं सकोगे कुछ दिन, जानते हो ना ये बात। बिल्कुल, पर प्लीज़ मुझे घर जाना है, यहाँ रहकर मैं कौन सा चल लूँगा। ठीक है, हम डॉक्टर से बात करते हैं, वो कहते बाहर निकल गए तो कौनैन भी अपना सामान समेटने लगी। शायान ने उसको सामान समेटते देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। चलो, हो गई है डॉक्टर से बात, ड्राइवर को बुला लिया है मैंने, लेकिन तुम सहारे के बगैर बिल्कुल नहीं चल सकते और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हमारे साथ जाएगी दादा जान, उसने कौनैन की तरफ इशारा करते कहा। नहीं, ये घर जाएगी, अब खावर इंतज़ार कर रहा है, मैंने एक रात की इजाज़त।
वो मेरे साथ रहेगी। इसके बाप को बता दें, बीवी है ये मेरी, शोहर के साथ ही रहेगी। अब शायान गलत बात नहीं करो, खावर अभी कुछ नहीं जानता और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दादा जान कि वो कुछ जानते हैं या नहीं। ये मेरी बीवी है तो मेरे साथ ही रहेगी और हम पहले भी साथ ही रह रहे थे, जानते हैं आप। कौनैन, उन्होंने कौनैन को देखा। गुड़िया जो तुम कहोगी वही होगा। उन्होंने एक बार फिर कौनैन को फोकियत दी थी शायान उस्मानी पर। मैं घर जाऊंगी बाबा, इंतज़ार। कौनैन खबर, अब तुम अपने ही घर रहोगी, ये बात याद रखना। वो सर्द लहजे में बोला था कि कौनैन कांप गई। दादा जान, वो रोने वाली हो गई थी। कहाँ फंस गई थी वो गलती पर था। वो कैसे उसे समझाती, लेकिन उसकी तबीयत नहीं, इसका ख्याल रखने के लिए पूरा ख़ानदान था, लेकिन उसके बाप के पास इसके सिवा कोई नहीं है और उसकी तबीयत की खातिर वो अपनी इज्जत नफ्स को नहीं रोन सकती थी। शायान, इतने सख्त अल्फाज मत बोलो। ये फैसला कर ले दादा जान, मैं हर गलती का अजाला कर लूँगा अगर ये मेरे साथ जाती है तो। मैं 1000 बार इसे समझा चुका हूँ और क्या इसकी हिस्सियात गलत थीं जो ये जान ना पाई कि मेरे जज्बात और एहसासात पाकीज़ा थे इसके लिए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ मेरी तरफ से गलती हुई। मैं वहीं पर खड़ा होकर उससे माफ़ी मांग लूँगा। वो सांस लेने के लिए रुका। लेकिन अगर आज ये चली जाती है तो भूल जाए कि शायान उस्मानी इसे वापस लाएगा। मुझे मंजूर है, कौनैन ने भरे लहजे में कहा और बाहर निकल गई। वो दोनों जज्बाती थे और अपनी अपनी जगह दोनों गलत, लेकिन दोनों अना को मारने को तैयार न थे अपनी अपनी। कौनैन के बाहर निकलते ही शायान ने 7 बड़े बर्तन हाथ से नीचे गिराए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे इस हाल में छोड़कर जाएगी, लेकिन हकीकत यही थी कि वो जा चुकी थी। उसे व्हील चेयर पर गाड़ी में और फिर घर पहुंचाते मुश्किल से कमरे में पहुंचाया गया था। इस सब में उसे खासी तकलीफ हुई थी, लेकिन वो दवा लेता सो गया तो सब बाहर निकल गए। क्या वो लड़की नहीं आई? मलाइका ने मोहित से पूछा, जिसने कंधे उचका दिए। बाबा तो बता रहे थे शायान भाई ने उन्हें जाने नहीं दिया, तो अब क्यों नहीं आई वो घर? मोहित भी हैरान था। अच्छा ही हुआ, वो शायान को डिजर्व भी नहीं करती, मलाइका ने कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे शायान पसंद था। लेकिन उसके बचपन के निकाह का सुनते ही वो कभी एक हद से आगे बढ़ नहीं पाई थी। लेकिन वो काफ़ी अच्छी है, उसे आना चाहिए। तुम्हें वो पसंद है? मलाइका ने उसे कंधा मारते पूछा। ओफो, वो भाभी है हमारी और मुझे वो अच्छी लगी और शायान भाई के साथ उससे ज़्यादा कोई सूट नहीं करता। इतनी तारीफ उस लड़की की सुनकर मलाइका ने आंखें घुमाई और शायान से मिलने उसके कमरे में चली गई, जहाँ से अब सब बाहर निकल रहे थे। क्या हुआ? वो सोना चाहता है। अच्छा, मैं ज़रा देख लूँ, वो कहती अंदर दाखिल हुई। कैसे हो शायान? बेहतर हूँ, वो छत को देखते बोला। तुम्हारी बीवी नहीं आई? मलाइका, इस वक्त मैं सोना चाहता हूँ। ओके, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, वो कहती बाहर निकल गई। इससे ज़्यादा वो किसी को मुंह लगाती भी नहीं थी। कौनैन घर चली गई थी, दिल खाली सा था। अब कैसा है अब शायान? ठीक है, घर चले गए हैं। क्या आप उससे पहले मिली हैं? जी, आपका इलाज वही करवा रहे थे। वो आंखें चुराते बोली। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो मुझसे मिला भी नहीं। हाँ, क्योंकि उसे लगता है आप गुनाहगार हैं। वो खिड़की के पास उनकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई, जैसे आंखों में चुभी टूटी किरचियाँ न देख सकें वो। गुनाहगार किसका? उनकी खाला के। साइमा नकवी ने इन सालों में उनके दिमाग में आपके खिलाफ बगावत और नफरत भर दी है बाबा। वो आपको अपना चचा नहीं बल्कि अपनी खाला का गुनाहगार समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने क्या क्या आपके साथ कुछ गलत किया उन्होंने? उनकी आवाज़ कंपी। फिर वो उन्हें सब बताती चली गई तो खावर उस्मानी के हाथ लर्जे। वो ऐसा कैसे कर सकता है? हम छोड़ेंगे नहीं। इन सब का बदला आपसे लिया उसने, इस पाकीज़ा रिश्ते का तो एहतराम कर लेता। वो कांपने लगे थे, चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। बाबा प्लीज़, वो मोहब्बत भी तो करते हैं मुझसे, इसीलिए आज मुझे वापस नहीं। हाँ, इसीलिए उसने कहा कि जाओगी तो वापस मत आना। वो धाड़े तो वो सहम गई। इन सब में वो अकेली पड़ गई थी और खाली दामन चेहरा आंसुओं से भीगने लगा। उसे खुद पर तरस आने लगा था। अपने ही शोहर से मोहब्बत की कैसी सज़ा मिली थी उसे। ये मर्दों की लड़ाई थी जहां उसे तो कोई नहीं समझ पा रहा था। उसका दिल भर गया तो बिना कुछ बोले अपने कमरे में कैद हो गई। फिर वज़ू किया और नमाज अदा की। नमाज में भी आंसू गिरने लगे। फिर सजदे में सर रखते वो रोने लगी थी हिचकियों से। मोहब्बत की सज़ा यूं भी मिलती है उसे अंदाज़ा न था। मोहब्बत की सज़ा यूं भी मिलती है उसे अंदाज़ा न था।
मोहब्बत में महबूब की गलतियों समेत उससे मोहब्बत की जाती है। जैसे रब हमसे हज़ार गुनाहों के बाद भी वैसी ही मोहब्बत करता है। ये रब का हौसला है कि हमारे गुनाहों के बाद सिर्फ़ एक आंसू और हल्की सी तौबा पर हमें माफ़ करता वापस से मुस्कुरा देता है। इंसानों के इतने हौसले कहाँ होते हैं। ये रब की ही ज़ात है जो हमारी हर सही गलत बात सुनती है, हमें टोकती नहीं, हमें धुतकारती नहीं। काश किसी को कभी मोहब्बत ना हो, कम अज़ कम इतनी मोहब्बत नहीं कि अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर दो। उस शख्स की हज़ार गलतियों के बावजूद भी आपका दिल उसके लिए धड़कना ना छोड़े। उसकी एक बात पर आप 10 बार रो लो तब भी वो शख्स बुरा ना लगे। काश किसी को ऐसी मोहब्बत ना हो कि उसकी बेरुखी पर भी आपको वो शख्स बुरा ना लगे। मोहब्बत इतनी ज़ोर आज़मा नहीं होनी चाहिए कि दर्द सीधा दिल में हो, जिसकी कोई दवा ना हो। कम अज़ कम मोहब्बत के एहसास को इतना हौसला तो देना चाहिए कि अगर कोई शख्स आपके जज्बात को मजरूह कर दे तो आप में इतना तो हौसला होना चाहिए कि आप भी बदले में वैसा ही कर सको। मोहब्बत इतना हौसला तो दे कि दिल में उठते दर्द को आप तकिए में दिए बर्दाश्त कर सको। मोहब्बत इतने हौसले क्यों नहीं देती? उसने खुद से सवाल किया था। हाँ, इसलिए नहीं क्योंकि अगर वो हौसला दे दे तो लोग रब्बुल आलमीन के आगे मोहब्बतों की खातिर झुकना भूल जाएं। दिल में उठते दर्द को एक सजदा काफ़ी है, और उस सजदे के लिए एक तहज्जुद का वक्त मुकर्रर कर लिया जाए तो यकीन करो तुम दुनिया जहान के दर्द भूल जाओगे। फिर एक वक्त रब की मोहब्बत में ऐसा आएगा कि तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि किसी शख्स की मोहब्बत तुम्हें यहाँ लाई है। दिन कैसे गुजरे थे अंदाज़ा भी ना हुआ था। आज मेहंदी थी आज़म की और ज़ारा की। फरिश्ते को ड्रेस पहुंचा दिया गया था ये कह कर के अजलान नहीं आएगा। उसे बेहद बुरा लगा था लेकिन उसने इजहार नहीं किया था। वो कमरे में जाती उस ड्रेस को देखने लगी जो भारी काम से भरा नारंगी रंग का शरारा था, जिसकी शर्ट घुटनों से ऊपर नफीस काम से भरी थी। दुपट्टा गुलाबी और नारंगी रंग के इम्तजाज का था। वो नफीस जोड़ा अपनी कीमत का मुंह बोलता सबूत था। मैं ये कैसे पहनूंगी? उसे वो जोड़ा बेहद पसंद आया था लेकिन वो उसके नाजुक सरापे के लिए बेहद भारी था और उसने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं पहना था। उसने अजलान को कॉल की। बोलो, वो कुछ मसरूफ़ सा लग रहा था। मैं ये ड्रेस कैसे पहनूंगी? वो परेशानी से पूछने लगी। जैसे पहनते हैं, वो बोला तो फरिश्ते ने फ़ोन को घूरा और माथे पर बल पड़े। ये बहुत भारी है और मैं कुछ और, खबरदार यही पहनो। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? और तुम्हें फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है। मैंने चाहत से ख़रीदा था, बट स्टिल अगर नहीं चाहती तो मत पहनो। वो कहता फ़ोन काट गया। उफ, फरिश्ते ने मुंह भी सोड़ा कि उसे अब क्या हो गया है। फिर कपड़े पहन कर देखे, वो यहाँ नहीं था लेकिन फिर भी उसने वो जोड़ा पहन लिया। शायद लाशऊरी तौर पर भी उसे खफा नहीं करना चाहती थी। अब वो गोल गोल घूमती खुद को देख रही थी। वो ड्रेस खूबसूरती की मिसाल आप था। बहुत भारी है लेकिन बहुत खूबसूरत है। वो इकरार करती बोली और फिर दुपट्टा उठाती बाहर निकल गई ताकि बुआ को दिखा सके। बहुत प्यारी लग रही हो फरिश्ते बेटा। वो उसको साथ लगाती उसे बोसा देते बोली तो वो शर्मा आ गई। लेकिन ये बहुत भारी है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर की ही तो बात है, और अजलान ने बहुत मोहब्बत से भेजा है। लेकिन वो खुद तो नहीं आ रहे ना। वो मुंह बनाती बोली तो बुआ ने उसे देखा। आप चाहती हैं वो आए? वो शरारत से बोली तो फरिश्ते नज़रें चुरा गए। मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर निकलना भी है। आप भी तैयार हो जाएं। मैं नहीं जाऊंगी बेटा, मेरे सर में दर्द है। उमर आपको छोड़ देगा, जल्दी से तैयार हो जाएं। वो बोली तो फरिश्ते उनको अपना ख्याल रखने का कहती अपने कमरे में चली गई। हल्के से इयररिंग और बिल्कुल लाइट सा मेकअप करती बाहर आई। ये क्या कर रही हो फरिश्ते? उन्होंने शरारे के नीचे शूज़ पहनते देख उसे हैरत से पूछा। इसमें मैं कंफर्टेबल रहूँगी ना? वो मुस्कुरा कर बोली तो बुआ उसे बाहर तक छोड़ने आई। उसे खुदा हाफिज़ करके अंदर आई तो उनका फ़ोन बज रहा था। बुआ क्या निकल गई है फरिश्ते? अजलान ने उजलत में पूछा। अभी निकली है। ओके। अजलान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उमर को मैसेज कर दिया। फरिश्ते अपने फ़ोन पर मसरूफ़ थी जब उमर ने गाड़ी रोकी। क्या हुआ? उमर बिना जवाब दिए बाहर निकल गया तो उसने हैरत से उसे देखा, लेकिन हैरत का दूसरा बड़ा झटका उस मखसूस खुशबू को महसूस करते लगा। आगे आकर बैठो। अजलान ने मुड़कर फरिश्ते को नहीं देखा था, लेकिन फरिश्ते तो जैसे लम्हों के लिए थम गई थी। कितने अरसे बाद वो यूं अपनी तमाम तर वजाहत के साथ उसके पास था। पिछली बार वो होश में कहाँ थी जब वो उसे मयसर आया था? मैं यहीं। फरिश्ते
फरिश्ते ने होश में आते कहना चाहा, लेकिन अजलान की निगाहें खुद पर महसूस करती वो बमुश्किल बाहर निकली और आगे आ बैठी। वो अब तक उसकी खुशबू महसूस कर रही थी। वो उसके ड्रेस के हमरंग शलवार कुर्ते में था, ऊपर वेस्टकोट पहना था, बाल अच्छे से सेट थे, हल्की भरी सी बियर्ड जो उस पर सूट कर रही थी बेहद। वो लम्हों उसे देखे गई तो अजलान अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाता बोला, दिल जैसे मुतमईन हुआ था, तवज्जो ही तो चाहता था वो उसकी सालों से। कुछ खाया था? वो जैसे ख्वाब से जागी थी। कुछ खाया था? नहीं, क्यों? अजलान ने सामने रोड से निगाहें हटाते उसे देखा जो पजल सी थी। भूख नहीं थी? तुम्हारी चूड़ियाँ कहाँ हैं? अजलान ने उसकी तरफ देखते हुए इस्तफसार किया। फरिश्ते का मुंह हैरत से खुल गया। वो उसका जायज़ा बिना देखे भी काफ़ी बारीकी से ले गया था। ड्रेस की वजह से नहीं पहनी, वो जो उससे बोलने पर उससे बात ना करने का अहद किए बैठी थी, अब उसकी आवाज़ भी घुट घुट कर निकल रही थी। अजलान ने मार्केट के पास गाड़ी रोकी और उतर कर गया तो फरिश्ते ने गहरा सांस भरा और उसकी खुशबू को खुद में उतारा। वो अपने आप को काबू में करना चाह रही थी, जबकि हथेलियां पसीने से भीग रही थी। धड़कनों का शोर उसके कानों में गूंज रहा था और गाल पुरहिद्दत थे। वो वापस आया तो उसके हाथ में चूड़ियाँ थी। ये पहनो। अजलान ने उसके आगे चूड़ियाँ की और सीट बेल्ट बांधने लगा, लेकिन अजलान ने उसका हाथ थामा, उसे संजीदगी से चूड़ियाँ पहनाने लगा। मुझसे दूरी पर तो तुम बहुत ज़्यादा नफ़ी करने लगी हो मेरी बातों की, ऐसा नहीं? वो दोनों हाथों में उसे भर भर के चूड़ियाँ पहनाते, आईब्रो उचकाते संजीदगी से पूछने लगा, मैंने बुआ से मेहंदी भी लगवाने को कहा था। फरिश्ते तो बस खामोश बैठी थी। उसे कहाँ अंदाज़ा था कि वो आएगा, लेकिन दिल के किसी कोने में की गई ख्वाहिश यूं पूरी होगी उसे अंदाज़ा न था। अब अपनी हालत देखकर उसे खुद गुस्सा आ रहा था खुद पर। क्यों उसने ख्वाहिश की थी उसके आने की? कल लगवा लेना अब, वो बोला, लेकिन फरिश्ते कुछ बोल नहीं पाए। होटल के बाहर गाड़ी पार्क करते अजलान बाहर निकला और उसकी तरफ आते दरवाज़ा खोला और उसके हाथ आगे किया तो फरिश्ते ने अपना लरजता हाथ उसके हाथ पर रखा। अजलान ने मजबूती से उसका हाथ थामा और उसे बाहर निकाला और पिछली सीट पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाया। फरिश्ते को खुद पर मज़ीद गुस्सा आया। वो तब से यूं ही बैठी थी और उसे अंदाज़ा भी ना हुआ था कि वो दुपट्टा पिछली सीट पर भूल आई है। उस पर दुपट्टा ओढ़ते उसे लेता वो आगे बढ़ा, लेकिन फरिश्ते काफ़ी आराम से चल रही थी। ये बहुत भारी है, वो नम लहजे में बोली तो अजलान ने उसकी तरफ देखा। थोड़ी देर गुजार लो फिर वापस चलेंगे। अजलान को अब वाकई एहसास हो रहा था वो ड्रेस उसे पहली नज़र में ही पसंद आया था, लेकिन अब उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वाकई वो बहुत भारी था और फरिश्ते कभी ऐसे ड्रेसेस पहनती नहीं थी। फरिश्ते ने सर हाँ में हिलाया और उसके हाथ को मजबूती से पकड़ती चलने लगी। अजलान आहिस्ता से चल रहा था उसके साथ। तुम अपना काजल ख़राब कर चुकी हो फरिश्ते। अजलान ने उसकी तरफ देखा और साइड पर मौजूद वॉशरूम में लाते अपनी जेब से टिश्यू निकाला। फरिश्ते उसकी इस कदर तवज्जो पर घबराहट का शिकार थी। ये सब बिल्कुल नया नहीं था। वो सालों से उसकी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखता आया था, लेकिन अब उसके खुद के जज्बात बदल गए थे। इसीलिए वो उन सबको अच्छे से महसूस कर रही थी। ना सिर्फ महसूस कर रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर घुलता झलकता गुलाल लाजमन अजलान भी देख सकता था। वो आगे बढ़ते उसकी आंखों के नीचे हल्का सा रब कर गया और उसके बाल पीछे से उठाए कुछ आगे किए और दुपट्टा उसे अच्छे से दिया और एक तनकीदी निगाह उस पर डाली। चलो। फरिश्ते का हाथ अब फिर से उसके हाथ में था। अंदर जाते बहुत से लोगों की नज़र उनकी तरफ पड़ी तो उसका दिल धड़का। उसे नज़र लग जाने पर बहुत भरोसा था। फिक्र मत करो, तुम्हें तो कम अज़ कम नज़र नहीं लगने दूंगा। अजलान उसकी तरफ झुककर बोला तो फरिश्ते उसे देख कर रह गए। सब दावे कहीं दूर जा सोए थे। अजलान ने उसे साइड पर बिठाए जूस उसके आगे किया, पियो फ़ौरन, फिर भाई से मिलते हैं। वो सिर्फ उसे हुक्म दे रहा था और वो उसके हर हुक्म पर सर झुकाए जी हजूरी कर रही थी। उसने आधा ग्लास पीने के बाद साइड पर रखा तो अजलान ने उसे घूरते वही ग्लास उठाए, बाकी बचा जूस पिया और उसे लेता स्टेज की तरफ बढ़ा। फरिश्ते को लगा कि ये उसकी ज़िंदगी के मुकम्मल लम्हात हैं।